brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है हमारा खर्चा पानी। अंशुमान जी कैसे हैं? स्वागत है खर्चा पानी। धन्यवाद सिद्धांत, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और आज के खर्चा पानी में दो तीन चीजें हैं। केयर एनर्जी जैसा एक और केस हमारे सामने आ चुका है, हम उस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक रेटिंग एजेंसी ने भारत में निवेश को लेकर क्या अपने प्रेडिक्शंस दिए हैं और कि रेटिंग उसने क्या कहा है। और तीसरी चीज हम बात करेंगे उन मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में जो अपने काम करने के तरीकों को बदल रही हैं, जो उनसे टैक्स हेवंस जो कहे जाते हैं वो शायद डिसेंबल होंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो केयर जैसा केस है हमारे सामने। एक कंपनी का नाम सुन लीजिए, देवास मल्टीमीडिया। अंशुमान जी मैं छोटे में कहानी बता देता हूं, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। देवास मल्टीमीडिया एक कंपनी है। इस कंपनी का काम है एडवर्टाइजिंग और दुनिया भर के काम धाम जो भी एक मल्टीमीडिया कंपनी का होता है। काफी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने इसरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इसरो के एक सैटेलाइट पर इनको स्लॉट मिलना था, और साल 2011 में भारत सरकार ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो की कहा कि इस डील में इरेगुलरिटीज हैं, भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद जाहिर से बात है, किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करती है कोई भी सरकार, तो उसकी साख को बट्टा लगता है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है। तो इस डील इरेगुलरिटी की वजह से साख तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल किया गया। अब इन्होंने आर्बिट्रेशन फाइल किया, वही आर्बिट्रेशन जो केयर एनर्जी ने फाइल किया और जीत गए, और अब संपत्ति जब्त कर रहे हैं और भारत सरकार कह रही है कि हम वार्ता कर रहे हैं, सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। कई जगहों पे आर्बिट्रेशन उन्होंने फाइल किया। एक तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से फाइल किया, जीते, और अब पहुंच गए हैं फिर से उसी जगह जहां केयर एनर्जी पहुंची हुई थी, न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने एक लिटिगेशन लगा दिया है कि यहां पर एयर इंडिया की $1.5 बिलियन की संपत्ति है और वो भारत सरकार की लायबिलिटी है, और एयर इंडिया भारत सरकार का अल्टर ईगो है जो तर्क एयर एनर्जी देती है और वो हमें चाहिए। अब इंडिया क्या करे? एंट्रिक्स कॉर्प इसरो का ही आर्म है, उनका कमर्शियल आर्म कहा जाता है। अब एंट्रिक्स कॉर्प पहुंच गया वॉशिंगटन, और वहां पर उन्होंने एक लिटिगेशन लगाया कि साहब देवास मल्टीमीडिया को रोक दीजिए। अंशुमान जी, केयर देवास, मतलब आप तो भी बहुत सारे इंसाइट्स बताएंगे इस पे, लेकिन भारत के वैश्विक निवेश की नीतियों को लेते हुए, उन पुकारों को सुनते हुए सारी अच्छी खबरें नहीं कही जा सकती। हाँ सिद्धांत, जब केन का इशू आया था तो हमने संकेत में खर्चा पानी में डिस्कस किया था कि और बहुत सी कंपनियां जो ऐसे लिटिगेशन जीत चुकी हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट से जीत चुकी हैं, वो इसी तरीके की गतिविधियां करेंगी, क्योंकि भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आर्किटेक्चर का सिग्नेटरी है, भारत उसमें शामिल है, तो भारत को इन्हें मानना पड़ेगा। मैं इस डील पर इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि ये भारत के इतिहास का सिर्फ डील ही नहीं, बहुत दिलचस्प घोटाला भी था। चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, और इसके बहुत सारे हिस्से उस समय पत्रकार के तौर पर हमने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किए थे। ये अपनी तरीके का अनोखा घोटाला था, जिसमें इसरो की कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो प्राइवेट सेक्टर से डील करती है, उसने देवास मल्टीमीडिया नाम की एक छोटी सी अनाम कंपनी को एस बैंड के स्पेक्ट्रम दे दिए थे सैटेलाइट पे, जिसे बेचने का अधिकार था उसको। गजब हंगामा हुआ उस दौरान। उस कंपनी में उस कंपनी में वो जो कंपनी बनाई गई, उसमें जो निवेश किया गया, वो निवेश भारत कैसे आया, भारत से कैसे रूट हुआ, कुल मिलाकर वो पूरा का पूरा प्रकरण एक बड़े घोटाले की शक्ल लेकर यहां आकर खत्म हुआ कि ये फैसला करते समय सरकार ने देश की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि एस बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल और भी बहुत सारी ऐसी चीजों में किया जाता है जो सुरक्षा से संबंधित है। सैटेलाइट पर तो दो बैंड के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक सी बैंड और एक एस बैंड का, और वो उस मामले में ये डील कैंसिल की गई। देवास विदेशी कंपनी थी, देवास मल्टीमीडिया, उसने इसके खिलाफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुकदमा दायर किया। करीब करीब $1.2 बिलियन का ये अवार्ड है जो उसने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जीता, और उसके बाद सरकार लगभग केन एनर्जी वाली स्थिति में आकर खड़ी हो गई है।
ताजा घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केन के मामले में सरकार बुरी तरह उलझी हुई है। हमने इस पर चर्चा भी की कि वो एक साथ केन एनर्जी के साथ बातचीत कर रही है, इस मामले को सेटल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ये भी प्रकरण उसी में खुल गया है। और जैसा आप याद करेंगे खर्चा पानी के दर्शक, मैंने कहा था कि पेरिस हाई कोर्ट का फैसला कई जगह कोर्ट होगा, क्योंकि जैसे ही पेरिस हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि केन एनर्जी पेरिस में जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर सकती है, वैसे ही बाकी जगह एक्टिविटी शुरू हो गई। अब एंट्रिक्स कारपोरेशन इसे लेकर कोर्ट गई है, जिसके बारे में आपने जानकारी दी है कि ये इस फैसले के अगेंस्ट में देवास के अब इसे कैसे सेटल किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक अवार्ड है, आर्बिट्रेशन अवार्ड है। भारत इसको मानेगा कि नहीं मानेगा। भारत की आपत्तियां केन के से इस मामले में थोड़ी अलग है। केन एनर्जी की डील टैक्सेशन की डील थी, ये ट्रांसपेरेंसी का इशू है। इस पूरे के पूरे फैसले में कई सारे भ्रष्टाचार के, ट्रांसपेरेंसी के नियमों के उल्लंघन के मामले भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि देवास मल्टीमीडिया का भारत में निवेश, कंपनियों में जो पैसा आया वो कई सारे टैक्स हेवन से आया, फिर उसके बाद उस कंपनी की एबिलिटी इस बिजनेस को रन करने में, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। पुराना किस्सा है, उस पर लंबा डिस्कशन करने का समय नहीं। लेकिन यहां भारत सरकार का तर्क शायद देवास में यह होगा कि यह डील भ्रष्टाचार के कारण, ट्रांसपेरेंसी के इशू के कारण और नेशनल सिक्योरिटी के कारण कैंसिल की गई। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि सरकार ये बात इंटरनेशनल कोर्ट को समझा नहीं पाई है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस मामले को सीधे सीधे बिजनेस का लॉस माना देवास मल्टीमीडिया के लिए, और भारत के अगेंस्ट इसको अवार्ड किया है। और इस अवार्ड को यूएस के कोर्ट ने अपहेल्ड किया पिछले साल अक्टूबर में। यानी ये जो अवार्ड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आर्बिट्रेशन पैनल से आया था, उसे यूएस कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। तो यानी एक हद तक आधी कानूनी लड़ाई देवास भी जीत ही गई है, जैसे कि आधी से ज्यादा कानूनी लड़ाई केन भी जीत गई है। इसके बाद जून में तुरंत उसी घटनाक्रम में केन के बाद, यहां से वो बात शुरू होती जहां आपने छोड़ा था, इसके बाद जून में देवास ने कोर्ट में वो अपील की। और एयर इंडिया बेचारी पूरी दुनिया में एसेट रखती है, भारत की पहचान मानी जाती है, हर जगह उसके दफ्तर हैं, जहाज खड़े होते हैं। तो केन देवास ने भी एयर इंडिया की एसेट्स पर दांव लगाया है। यहां से दो चीजें आगे की तरफ दिखती हैं। एक तो ये कि भारत सरकार को बहुत जल्दी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को लेकर कोई नीति बनानी पड़ेगी। उस नीति के तहत तय करना पड़ेगा कि अवार्ड्स कैसे हैंडल किए जाए। भारत सरकार की दुविधा यह है कि वो इन अवार्ड्स का पार्ट भी है पूरी दुनिया में, क्योंकि किसी के तहत भारतीय कंपनियों को भी सुरक्षा मिलती है दुनिया में। अगर दुनिया का कोई देश भारत के बिजनेस हितों को या कारोबारी हितों को प्रभावित करता है तो उसे भी सुरक्षा मिलती है। देखना होगा कि दोनों के सामने क्या सरकार इस मामले में करती है, कौन से परिवर्तन करती है इनकम टैक्स कानून में, क्या डील करती है इन कंपनियों के साथ, और कैसे इसे सेटल किया जाता है। लेकिन पेंडोरास बॉक्स या ये जो भानुमति का पिटारा है आर्बिट्रेशन को लेके, ये खुल चुका है और ये अगले कई दिनों तक अलग अलग तरह से सुर्खियों में रहेगा। ठीक है, अब अगली खबर की ओर चलते हैं अंशुमान जी। स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कि इंडिया की सोवरेन रेटिंग है, उन्होंने एक रख दिया है लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर। मतलब 14 साल तक की स्प्री चली आ रही है, 14 साल इन अ रो लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे इंडिया बना हुआ। एकदम आसान भाषा में इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग समझना चाहते हैं अंशुमान जी कि ये इस लोअर रेटिंग का मतलब क्या है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, और ये फर्दर किस चीज को ड्राइव करेगा। अंशुमान सिद्धांत, ये भी मेरे हिसाब से काफी दिलचस्प खबर है। दिलचस्प इसलिए खबर है कि हमारे सामने दो सरकारें, टर्म एक सरकार 7 साल और इससे पहले से अगर आप देख लें तो भारत की लगभग 14 साल से भारत की जो रेटिंग है दुनिया में, S&P की जो साख दे रखी है, वो जंक से केवल एक लेवल ऊपर है। यानी इसके नीचे जंक आ जाता है। फिर वहां पर कोई भी, अगर भारत सरकार एक कंपनी हो, पूरी भारत सरकार एक कंपनी हो और वो कंपनी बांड लेकर आए, तो उसमें निवेश करने वालों को BBB- की रेटिंग के आधार पर ये सोचकर निवेश करना होगा कि यहां भरपूर जोखिम है, यानी यहां निवेश करने में आपका पैसा डूबने का खतरा है। इससे नीचे की जो रेटिंग है फिर वो जंक की रेटिंग है। इसके बाद फिर आपका भगवान मालिक टाइप की, कि अगर इससे नीचे पैसा लगाते हैं तो आपका भगवान मालिक है। फिर ये रेटिंग्स ऊपर जाती हैं, BBB+ जाती है और फिर AAA+ तक जाती है। इन रेटिंग्स का मतलब ये होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है,
अगर उस देश की अर्थव्यवस्था में आप निवेश कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं, या वो देश दुनिया के किसी बाजार से पैसा उठाता है, तो निवेशकों के दिमाग में तस्वीर साफ रहे कि इस अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स कितने कमजोर, कितने मजबूत हैं, यहां नुकसान होने की क्या गुंजाइश है। और यहां एस&पी की रेटिंग में एक बड़ी असंगति है, एक बड़ा पैराडॉक्स है। भारतीय और इस पर भारत सरकार अलग अलग शिकायत करती रही है कि भारत एस&पी की रेटिंग या रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करती। भारत के आर्थिक सर्वे में तो इसमें पूरा चैप्टर लिख दिया गया, एक पूरा चैप्टर है, पिछले साल के शायद आर्थिक सर्वे में पूरा चैप्टर है कि रेटिंग एजेंसीज भारत को सही ढंग से एसेस नहीं करती। कई हद तक यह मामला सही भी लगता है देखने में। भारत के शेयर बाजार में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, दुनिया भर से निवेशक भारत में पैसा लगाने आते हैं। भारत सरकार में एफडीआई, भारत सरकार दावा करती है कि विदेशी निवेश बहुत आया है। भारत सरकार दावा करती है कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार हैं, आती हैं। इतने बड़े बड़े निवेश मेले लगाए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत ब्रांड इंडिया और ग्लोबल ब्रांडिंग को स्टेब्लिश करते हैं, लेकिन फिर भी रेटिंग एजेंसियां इस सबको मानने को तैयार नहीं है। 14 साल से एस&पी, जिसकी काफी साख है दुनिया में सॉवरेन रेटिंग में, उसने भारत की रेटिंग को एक नॉच ऊपर भी नहीं किया है। अभी भी उसने लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग पर रखा है। और इसका मतलब यह है कि भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उनके निगाह में, उन पर डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है, आप सवाल उठा सकते हैं मूडीज और एस&पी की रेटिंग्स पर उन एजेंसियों की निगाह में भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं जिसमें इनकी साख अच्छी हो सके, जबकि भारत दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे आगे है। अब आप बहुत सारे लोग जो नेसेयर हैं, जो बहुत सारे लोग रेटिंग एजेंसियों को ट्रोल करते हैं, जो ये मानते हैं कि रेटिंग एजेंसियां गलत करती, उनका मानना है कि वो समझती नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को, ये तो बहुत दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि दुनिया भर के निवेशक या भारत के निवेशक भी इन रेटिंग एजेंसियों को देखकर ही निवेश करते हैं दुनिया के किसी भी देश में। ये रेटिंग एजेंसियां केवल किसी देश के भरोसे थोड़े आते हैं, नहीं रहते, तो इन्हीं रेटिंग एजेंसियों को देखकर करते हैं। और दूसरा एक और चीज है कि ये कंपनियां केवल किसी देश की रेटिंग को ही नहीं प्रभावित करती हैं, रेटिंग तय करती हैं, बल्कि उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को और बाकी चीजों को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ जो फॉल्ट लाइंस है वो वही है। एस&पी और मूडीज जैसी कंपनियां मानती हैं कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेजाइल है, कमजोर है, बैंक्स खतरे में है, सरकार के खर्चे बुरी तरह बढ़े हुए हैं, राजकोषीय घाटा जबरदस्त संकट में। इस समय तो हम ये उम्मीद भी नहीं करते, सिद्धांत कर सकते कि भारत की रेटिंग इंप्रूव होगी इस समय, ऐसी परिस्थिति में जब गहरी मंदी है, रिकॉर्ड घाटा है, रिकॉर्ड कर्ज है। लेकिन सरकार का तर्क यह है कि रेटिंग एजेंसियों को थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए, थोड़ी पारदर्शिता दिखानी चाहिए, थोड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को समझना चाहिए। और जिस पर जो लोग इच्छुक हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में जाकर एक पूरा केस बिल्ड किया है सरकार ने, रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग को चैलेंज करते हुए, उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल दुनिया की रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग को इंप्रूव करने को फिलहाल तैयार नहीं दिखाई देती। आखिरी खबर आज से खर्चा पानी की, अंशुमान जी। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने कामकाज के तरीकों में भयानक परिवर्तन कर रही हैं। कैसा परिवर्तन कर रही हैं? ऐसा परिवर्तन है वो कि जो टैक्स हेवंस कहे जाते हैं इस दुनिया के, टैक्स हेवंस जो हैं वो शायद मुश्किल में, वो टैक्स स्ट्रक्चर के दायरे को लेकर थोड़ा पारदर्शी हो रही हैं। और ये ऐसा जरूरत करने की जरूरत क्यों पड़ी हुई है, मतलब ये ऐसा बदलाव है जिसको लेकर भारत ने भी थोड़ी आशा जताई है। ये मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। इस पर खर्चा पानी के एक एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं, जब G20 देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में ग्लोबल टैक्स डील पर सिग्नेचर किया था। ग्लोबल टैक्स डील बाइडेन को या अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर दुनिया में, OECD इस पर काफी समय से काम कर रहा है, दुनिया में इस तरीके की पहली टैक्स डील है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की टैक्स चोरी को रोकेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हम भारत में भी देखते हैं कि हमने जब चर्चा की थी, जब एलन मस्क की कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात आई थी कि वो नीदरलैंड से इन्वेस्ट करेगी, दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गूगल, फेसबुक या बाकी कंपनियां, वो आमतौर पर उन टैक्स ज्यूरिडिक्शन से निवेश करती हैं जहां टैक्स की रेट न्यूनतम या शून्य होती है। यानी कंपनी अमेरिका की है पर वो काम मॉरिशस से या लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन से या सिंगापुर से या कहीं ऐसी जगह से करती है जहां उस पर टैक्स की लायबिलिटी कम हो। पिछले 6-7 सालों में दुनिया में इस बात पर काफी बहस हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं मानी थी, पर बाइडेन के आने के बाद व्हाइट हाउस ने बात मानी। यह बहस हुई कि साहब कंपनियां कारोबार हमारे देश में करती हैं,
कमाई यहां से करती हैं और टैक्स हमको नहीं देती। भारत में बहुत पुरानी बहस है कि भारत की कंपनियां कोई टैक्स नहीं देती। हम डिजिटल टैक्स पर एक बार बात भी कर चुके हैं, सरकार ने प्रपोज किया था कि डिजिटल कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। तो अब जैसे अमेजॉन है, फेसबुक है या गूगल है, ये कंपनियां भारत, इनके रेवेन्यू के लिहाज से भारत इनका सबसे बड़ा बाजार है, पर टैक्सेशन के लिहाज से ये भारत में अपनी कमाई पर टैक्स नहीं देती। जो सर्विसेज हायर लेती हैं उन पर तो टैक्स देती हैं। ये डील ये कहती है सिद्धांत कि पूरी दुनिया में मिनिमम 15% टैक्स किसी भी जुरिडिक्शन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देना होगा। यानी बाकी उससे ऊपर जो देश अपना टैक्स लगाए उसके मन की बात है, वो कंपटीशन की बात है। मान लीजिए अगर कोई देश 30% लगाएगा तो कंपनी वहां काम नहीं करेगी, वो दूसरी जगह जाकर करेगी। लेकिन 15% का मिनिमम टैक्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूरी दुनिया में हर ज्यूरिडिक्शन में देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ज्यूरिडिक्शन जिनकी तरफ आपने संकेत किया, जिनको हम टैक्स हेवन कहते हैं, वो ऐसे हैं जहां कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। और टैक्स हेवंस की एक बड़ी दुनिया है जहां पर कंपनियां जाकर निवेश करती हैं। जो भी कमाई है वो 100% टैक्स फ्री होती है, और वो कमाई टैक्स फ्री होती तो पूरी दुनिया में टैक्स फ्री होती है। यदि मान लीजिए आप उस देश में काम कर रहे हैं तो। अब जब ये डील आई तो इस डील के में दो तरीके की बहस है। एक बहस इसके पैरेलल है जिस पर हम आगे बात करेंगे। टैक्स हेवंस लड़खड़ा गए हैं क्योंकि उन्हें 15% टैक्स लगाना पड़ेगा। अपने आप वो इस डील का पार्ट है। करीब 130 देश इस संधि का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें उनका पूरा बिजनेस हिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां उनके यहां आकर काम धंधा या कारोबार, वहां कोई फैक्ट्री नहीं लगाती, वो वहां कोई बिजनेस नहीं, वहां केवल एक कंपनी रजिस्टर कराती है और वहां के बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन करती है। तो इन टैक्स हेवंस का बिजनेस इसलिए हिट होगा कि यहां आने वाली कंपनियों के लिए लोभ और लालच तो एक ही था कि टैक्स नहीं लगना था। इसी से उनका जो बिलियंस एंड बिलियन डॉलर का बिजनेस वहां से रूट होता था, उस बिजनेस के जरिए ही वो टैक्स हेवन चलते थे। वो पैसा उनके बैंक में आता था और बैंक वो पैसा निकलकर बाद में दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में हेज फंड्स के पास जाता था, और उससे जो रिटर्न आता था वो उन टैक्स हेवंस को मिलता था। अब अगर ये टैक्स लगेगा उन टैक्स हेवन में, तो उन टैक्स हेवन के बिजनेस पर असर पड़ेगा। दूसरी एक और चीज जो इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कंपनियों के साथ धीमे धीमे इंडिविजुअल्स पर भी, इंडिविजुअल अकाउंट्स पर भी ये टैक्स फ्री टैक्स होना या टैक्स जीरो टैक्स होने की प्रक्रिया बंद करने की बहस चलेगी कि दुनिया में कहीं भी हो एक मिनिमम टैक्स आपको देना चाहिए। अब इसमें थोड़ी असहमति है। यूरोपियन यूनियन ने अभी इस पर सहमति नहीं जताई है। वो इसे लागू करने में थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स हेवन यूरोपियन यूनियन के स्ट्रक्चर के भीतर भिदे हुए हैं। तो अभी जो ताजी खबरें हैं उसमें जेनेट येलेन ने, जो अमेरिका की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को समझाने की कोशिश की है कि इसे लागू किया जाए। 2023 से इसे लागू होना, पर यूरोपियन यूनियन ने इस पर अभी सहमति नहीं जताई है। भारत ने इस पर कहा है कि इसका फायदा भारत को मिलना चाहिए। यानी भारत इस आर्किटेक्चर के पक्ष में है कि अगर दुनिया का कोई देश इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% का मिनिमम टैक्स लगाता है तो उसका एक लाभ भारत को भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत से ये कंपनियां बड़े पैमाने पर कमाई करती हैं। तो आने वाले दिनों में ये दिलचस्प बहस का हिस्सा होगा कि किस देश ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कितना टैक्स लगाया। 15% तो मिनिमम इन कंपनियों पर लगेगा, और इससे बहुत बड़ी नॉन ट्रांसपेरेंट व्यवस्था खत्म होने की संभावना है। यानी एक बड़ी पारदर्शिता आने की उम्मीद है, जैसा नजर आ रहा है। बढ़िया। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हम जरूर जानना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।